और नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ अचानक की अरीना में सिचुएशन पूरी तरीके से पलट गई, क्योंकि मिंग्यू सेट के कैप्टन ने खुद को उन बूस्टर से इंजेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से उसका मार्शल सोल्ड ट्रू फॉर्म में आ गया, जिसे ब्लड बैथ किंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कैप्टन गुस्सा होते हुए कह रही थी कि यू हाउ, अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, तैयार हो जाओ मेरी मार्शल सोल्ड ट्रू फॉर्म की पावर एक्सपीरियंस करने के लिए। जो कहती है कैप्टन ने अपनी 6 मार्शल सोल ब्लड स्पाइक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से यूहो पर हमला करना शुरू कर दिया, जो देखकर मिस टांग वुटोंग तो यूहो के लिए काफी जरा परेशान हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ यूहो को इस बात की जरा से भी परवाह नहीं, क्योंकि वो फौरन से टियानमिन की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड एक्टिवेट कर लेता है, जो कि किसी भी पावरफुल अटैक को आसानी के साथ ब्लॉक कर सकती थी। जबकि अरीना में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, ये ब्लड स्पाइक उस लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। यूहो ने काफी आसानी के साथ उस अटैक से खुद को बचा लिया था, और सिर्फ यही नहीं बल्कि यूहो काउंटर अटैक करने के लिए वहाँ पर अपनी सारी एनर्जी एक साथ इकट्ठा करते हुए फौरन से कैप्टन पर हमला भी बोल देता है। जो अटैक काफी जरा पावरफुल था, वो यहाँ इस बैड किंग को तो चकनाचूर कर देता है। दूसरी तरफ टियानमिन भी यूहो की तारीफ करते हुए कहता है कि शाबाश यूहो, तूने मेरी लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड को काफी अच्छे से इस्तेमाल किया, लेकिन जरा ध्यान रखना इस बैड मार्शल सोल में ये एबिलिटी होती है कि ये चकनाचूर होने के बाद भी दोबारा से रिजनरेट हो सकता है। और यहाँ पर टियानमिन की बात बिल्कुल सही निकली, क्योंकि वो बैड किंग देखते ही देखते दोबारा से रिजनरेट हो चुका था। इस बार उसके 3 बड़े बड़े खतरनाक सर थे, जो देखकर तो इवर्ट सोल चर्च का लीडर भी हैरान होते हुए कहता है कि मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लड़की के पास डार्क गोल्ड 3 हेडेड बैड किंग की मार्शल सोल होगी। इवन की ज़ूस एंड शी भी उस डार्क गोल्ड 3 हेडेड बैड किंग को देखकर परेशान होते हुए कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैंने कहानियों में सुना था कि लेजेंडरी एंसेस्टर टांग सिंह ने भी इस तरह पास में एक डार्क गोल्ड 3 हेडेड बैड किंग के साथ फाइट करी थी, लेकिन उसे हराना बिल्कुल आसान काम नहीं था। ज़ूस एंड शी की इस बात पर मिस जेंग ने जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्या तुम इसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी को महसूस कर पा रही हो? ऐसी टेरिफाइंग पावर मैंने पहले कभी भी महसूस नहीं की। तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन इन सब लोगों पर भड़कते हुए कह रही थी कि यही तुम लोगों का अंत है, तुम लोगों ने मेरे भाई को मारकर अच्छा काम नहीं किया, जल्दी मैं भी तुम लोगों को वहाँ पर पहुँचा दूंगी। और ये कहते साथ ही उसने अपने 5th मार्शल सोल ब्लेकिंग सोनिक अटैक का इस्तेमाल करते हुए फौरन उन सब लोगों पर हमला कर दिया। ये सोनिक वेव्स काफी ज्यादा डेंजरस थे, जिसकी वजह से कोई भी खुद पर काबू नहीं कर पा रहा। ज़ूस एंड शी उससे कहता है कि अरे यार शांत हो जाओ, तुम्हारा भाई अभी तक मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। लेकिन दूसरी तरफ कैप्टन तो यहाँ सब लोगों को इस तरह से तकलीफ में तड़पता हुआ देखकर काफी जरा खुश हो रही थी। वो यूं ही बस की तरह हंसती रही। ज़्याओ सिचुएशन को देखकर परेशान होती हुई कहती है कि सिर्फ एक ही लड़की हम सब पर भारी कैसे पड़ सकती है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ कोई भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इवन की मिस टांग वुटोंग की भी हालत काफी जरा खराब थी, पर तभी अचानक हमें देखने को मिलता है कि यूहो ने यहाँ पर मिस टांग वुटोंग का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यूहो इकलौता यहाँ पर एक ऐसा वॉरियर है जिसकी मेंटल स्ट्रेंथ काफी जरा पावरफुल थी। 1 मिलियन सोल रिंग की होने की वजह से उस पर ये मामूली सोने का अटैक असर नहीं करने वाला था। और चूंकि उसने मिस टांग वुटोंग का हाथ पकड़ लिया, तो दूसरी तरफ मिस टांग वुटोंग पर भी अभी सोने का अटैक का ज्यादा असर नहीं हो रहा। वो भी वापस से अपने सेंसेस में आ चुकी थी, जहाँ यूहो उसे इशारा करते हुए बताता है कि चलो अब हमारी बारी। जो कहती इन दोनों ने मिलकर अपने 3rd मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिसे आइस फ्रोज सोलर डांस टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। इस फ्यूजन स्किल के दौरान यहाँ यूहो और मिस टांग वुटोंग दोनों की बॉडी एक दूसरे के साथ कंबाइन हो चुकी थी, जिसकी वजह से हमें एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लाइट गॉडेस बटरफ्लाई देखने को मिलती है, जिसमें यूहो की एक्सट्रीम आइस एबिलिटी और दूसरी तरफ मिस टांग वुटोंग की लाइट एबिलिटीज थी, जिसे देखकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग ही काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बटरफ्लाई गॉडेस ने फौरन से अपनी लाइट रेनबो गार्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ उस कैप्टन पर हमला बोल दिया। यहाँ ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिसे रोकने के लिए कैप्टन ने अपनी पूरी कोशिश करी, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाती है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो अपना डार्क गोल्डन 3 हेडेड बैड किंग वाला फॉर्म खोकर वापस से गिरकर बेहोश हो गई। इसे माँ तो यहाँ पर इन दोनों का ये फ्यूजन स्किल देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। वो याद करते हुए कहते हैं कि पिछली बार भी यूहो और मिस टांग वुटोंग दोनों ने मिलकर इसी फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से लोग होंगचिन और मिस मैंग को हराकर जीत पाए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेफरी भी ये सारा नजारा अपनी आंखों से देखकर फौरन से यहाँ यूहो और उसकी टीम को विनर डिक्लेयर कर देता है, क्योंकि मेंग्यू सेट पूरी तरीके से टीम बैटल हार चुका और अब टांग सेट के 9 पॉइंट्स हो चुके थे। 9 पॉइंट्स होने की वजह से ये लोग इस पूरे के पूरे बैटल को ही जीत चुके, जो देखकर वहाँ पर मौजूद ऑडियंस तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन क्राउन प्रिंस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसी गुस्से के साथ वो वहाँ से रवाना हो गए। जबकि दूसरी तरफ इविल सोल चर्च का मास्टर भी ये सब देखकर अपने मन में कहते हैं कि ये लड़का तो वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस बैटल के बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बैटल जीतने के बावजूद भी हम देखते हैं कि यूहो और उसके दोस्त आराम नहीं करते, क्योंकि यूहो अपने साथियों से कह रहा था कि दिन के दौरान तो हम वैसे भी सोल फाइटिंग कंपटीशन में मसरूफ होते हैं, यही रात का समय है जिसका फायदा उठाकर हम लोग
सोल गाइडेंस टूल और टेक्नोलॉजी के बारे में और अच्छे से समझकर खुद को ताकतवर बना पाएंगे। इसी तरीके से सन मून रॉयल एकेडमी हम लोगों से कभी भी आगे नहीं निकल पाएगी। जो सब कहते हुए ये लोग ब्लैक मार्केट में मौजूद उसी होटल में आ गए थे, जहाँ होटल का मालिक तो पहले ही लोगों का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जो कि यूहा और उसके दोस्तों को देखकर तो फौरन से उन लोगों के पास भागता हुआ आकर कहता है कि थैंक गॉड सर, आप आखिरकार यहाँ पर आ ही गए। मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। अभी एलिमिनेशन राउंड जल्दी शुरू हो जाएगा, जहाँ पर आखिर में 48 डिसाइपल्स में से सिर्फ 24 ही बचेंगे। जो सुनकर यूहा अचानक से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है कि वैसे आज तुम काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हो। जिस पर वो होस्ट भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि वो इसलिए क्योंकि इस कंपटीशन में बैटल का एक न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि काफी ज्यादा खास है। इस न्यू सिस्टम का नाम है लाइफ एंड डेथ बैटल, जिसके दौरान जो भी कंटेस्टेंट अपना सोल गाइडेंस टूल बनाएगा वो इसी सोल गाइडेंस टूल का इस्तेमाल करते हुए लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ेगा, जिसमें उसकी मौत भी हो सकती है। ये बैटल अब देखने में और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऑडियंस और भी ज्यादा होने वाली है। लाइफ एंड डेथ बैटल का सुनकर तो मिस टांगुटोंग, यूहा और केटाओ भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, लेकिन इन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन लोगों को खुद पर यकीन था। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिमिनेशन राउंड यहाँ पर शुरू हो गया, जहाँ पर सारे के सारे कंटेस्टेंट इस सोल गाइडेंस टूल्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। देखते ही देखते वहाँ पर मौजूद सारे के सारे कंटेस्टेंट्स ने बारी बारी करके अपने सोल गाइडेंस टूल को कंप्लीट कर दिया, इससे पहले कि टाइम खत्म हो पाए। जबकि दूसरी तरफ वहाँ पर मौजूद ऑडियंस तो सारे के सारे गैम्बलर्स की थी, जो कि यहाँ पर मौजूद कंटेस्टेंट्स पर गैम्बलिंग कर रहे थे। अब चूँकि इन लोगों ने अपने अपने सोल गाइडेंस टूल्स कंप्लीट कर लिए थे, तो बारी था यहाँ लाइफ एंड डेथ बैटल का, जिसके लिए स्टेज को तैयार किया गया। और यहाँ स्टेज पर यूहा और उसके सामने एक और डिसाइपल था। यूहा का नंबर है 66 और दूसरे डिसाइपल का 48 था। यहाँ पर मौजूद सारे की सारी ऑडियंस यूहा को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये लड़का तो व्हील चेयर पर है, हमें नहीं लगता कि ये जरा सा भी खास होगा। इसलिए वहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोगों ने ही 48 नंबर पर अपना सारा के सारा पैसा लगा दिया। लेकिन मिस टांगुटोंग भी तो वहीं पर मौजूद थी, जो कि अपना सारा के सारा पैसा यहाँ यूहा पर लगा देती है। 48 नंबर पर तकरीबन 97% लोगों ने अपना पैसा लगाया था, जबकि दूसरी तरफ 66 नंबर पर तो सिर्फ 6% लोग ही अपना दाव लगाए थे। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि यहाँ टाइम खत्म होने पर होस्ट ने भी इन दोनों को तैयार होने का बोल दिया था, और वो जैसे स्टार्ट बोलता है तभी अचानक इन दोनों ने अपने सोल गाइडेंस टूल का इस्तेमाल करते हुए फौरन से एक दूसरे पर फायर कर दिया। जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहा का बनाया हुआ सोल गाइडेंस टूल और उसके बुलेट शेप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए वो आसानी के साथ ओपिनियन कंटेस्टेंट्स के बुलेट को चकनाचूर करते हुए साथ ही साथ उसी की तरफ बढ़ते हुए वहाँ पर ब्लास्ट कर गई, जिस ब्लास्ट के कारण वो वॉरियर तोड़ता हुआ दूर जा गिरा। दूसरी तरफ यूहा उस वॉरियर से कहता है कि शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारे सर पर निशाना नहीं लगाया, वरना इस हाई एक्सप्लोसिव बुलेट की वजह से तुम्हारा सर चकनाचूर हो जाता और तुम्हारी मौत वहीं पर तय थी। ये सब देखकर कंपटीशन का होस्ट भी यहाँ पर आते हुए नंबर 66 को विनर डिक्लेयर कर देता है, जिसकी वजह से जिन लोगों ने भी नंबर 66 पर पैसा लगाया था उन सब लोगों को काफी बड़ा इनाम मिला। इवन की मिस टांगुटोंग भी बहुत बड़ा पैसा छाप चुकी थी, जिस पर यूहा भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। इसके बाद नेक्स्ट डे से हम देखते हैं कि अगले रॉबिन राउंड्स में लगातार शेक एकेडमी कमाल का परफॉर्मेंस कर रही थी। उन लोगों के सामने चाहे जो मर्जी टीम आती, ये लोगों से काफी आसानी के साथ देर करते जा रहे थे। इसी भी टीम को इन लोगों ने एक भी पॉइंट करने नहीं दिया, बल्कि सारे के सारे टीम्स को ये लोग 12 वर्सेस 0 के पॉइंट से हरा रहे थे। और इसी तरह करते करते आखिरकार सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन का लास्ट डे आ चुका था, जहाँ पर टांग सेक्टे इस वक्त टॉप नंबर पर है, क्योंकि उन्होंने टोटल 6 बैटल्स लड़े और अभी तक वो एक भी बैटल नहीं हारे थे। जबकि दूसरी तरफ शेक एकेडमी की टीम भी पूरे 5 बैटल्स लड़ने के बावजूद भी एक बैटल नहीं हारी। उन्हें अभी भी एक बैटल और लड़नी होगी ताकि वो शेक एकेडमी के बराबर आ सके, लेकिन सन मून एम्पायर काफी बुरा परफॉर्म कर रही है। उन लोगों ने अब तक 4 बैटल्स लड़ी थी, जिनमें से एक बैटल वो ऑलरेडी अभी यहाँ टांग सेट के खिलाफ हार चुके, इसलिए उन लोगों को नेक्स्ट डे यहाँ शेक एकेडमी के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ शेक एकेडमी भी इसी बात के लिए तैयार हो रही थी। मैं जाविया अपनी टीम को समझाते हुए कहती है कि फाइनल राउंड का फर्स्ट स्पॉट ऑलरेडी टांग सेट ने अपने नाम पर करवा लिया। अब कल के बैटल के दौरान हम लोगों को भी सन मून रॉयल एकेडमी को हराना होगा ताकि सेकंड स्पॉट हमारा हो जाए। जिस पर नैंकियान एप्पल खाते हुए काफी ज्यादा शांत रिएक्टर में जियावी को जवाब देते हुए कहता है कि अगर कल की फाइट को हम लोग सन मून रॉयल एम्पायर के खिलाफ हार भी जाए, तब भी हम लोग आसानी के साथ फाइनल में पहुंच सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 5 बैटल्स को जीत चुके। जिस पर मिस वांग का उसे जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, ये बिल्कुल डिसाइड नहीं। अगर कल की फाइट हम लोग सन मून रॉयल एकेडमी के खिलाफ हार गए, उसके बाद हम लोगों का मुकाबला टांग सेट से होगा और टांग सेट को हराना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, यानी कि उसके बाद हम लोगों के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए यही हमारा आखिरी मौका है। दूसरी तरफ सन मून रॉयल एकेडमी भी इसी बात को लेकर परेशान थी, क्योंकि अगर कल के दिन वो लोग शेक एकेडमी को ना हरा पाए तो वो लोग वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। इसलिए टीचर माँ इन लोगों को कहते हैं कि कल के दिन तुम लोगों को अपनी पूरी जी जान लगानी होगी। दूसरी तरफ शेक एकेडमी की मिस जियावी यहाँ पर अपनी टीम
उनको अच्छे से प्लान समझाना शुरू कर देती है, जहाँ पूरी रात प्लानिंग करने के बाद अब मिस यावी अपनी डिसाइपल से कहती है कि चलो जाकर आराम कर लो, क्योंकि कल का दिन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। मिस यावी की बात सुनकर सारे के सारे डिसाइपल्स ही अपने अपने रूम की तरफ जाने लगे। मिस वांग काइनीर भी रूम से बाहर निकलने के बाद अपने मन में यही सोच रही थी कि मुझे शेक एकेडमी की ग्लोरी बचाने के लिए कुछ भी करना होगा। हजारों साल से लगातार हर बार शेक एकेडमी ही सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन को जीतती आ रही है, इसलिए यूहो मुझे माफ कर देना, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं किसी भी हाल में इस लेगेसी को खराब होने नहीं दूंगी। जहाँ वो ये सब कह ही रही थी, तभी अचानक साइड पर उसकी नजर यूहो पर पड़ जाती है, जो कि खुद भी रूम से बाहर आकर यहाँ चांद की तरफ ही देख रहा था। मिस वांग काइनीर वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन साथ ही साथ उसने कई वक्त से यूहो से बात भी नहीं करी। वो यूहो से बात भी करना चाहती है, लेकिन फिलहाल ये सही वक्त नहीं, इसलिए वो खुद के दिल पर काबू रखते वहाँ से चली गई। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे कॉम्पिटिशन वाला दिन दिखाया गया, जहाँ पर आज के दिन शेक एकेडमी और सनमून रॉयल एकेडमी के दरमियान फाइट होगी। ये फाइट किसी सेमीफाइनल से कम नहीं। सब लोग इस फाइट को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि यही फाइट डिसाइड करेगी कि इन दोनों टीम्स का आगे चलकर क्या होगा। यहाँ ये दोनों ही टीम्स धीरे धीरे करके अरीना की तरफ बढ़ रही थी। सारी की सारी ऑडियंस भी यहाँ पर इन लोगों के लिए चेयर कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ यूहो यहाँ पर अपने साथियों से कहता है इस बार इस फाइट में सनमून रॉयल एकेडमी जरा से भी होल्ड बैक नहीं करने वाली, बल्कि वो पूरी जी जान लगा देगी, क्योंकि उन लोगों के पॉइंट्स पहले शेक एकेडमी से कम है। अगर उन लोगों को इस कॉम्पिटिशन में टिकना है तो उन्हें किसी भी हाल में शेक एकेडमी को हराना होगा। यहाँ वो भी ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक इन लोगों की नजर यहाँ सनमून रॉयल एकेडमी की टीम पर पड़ जाती है, जिसमें कई सारे न्यू चेहरे देखने को मिले। यहाँ सनमून रॉयल एकेडमी में न्यू मेंबर्स को देखकर तो सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, लेकिन यूहो अपने मन में कह रहा था कि पता नहीं आखिर सनमून रॉयल एकेडमी करना क्या चाहता है। मुझे लगता है कि वो लोग अपनी रियल स्ट्रेंथ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जरूर इन लोगों के पास कुछ न कुछ खास एबिलिटीज होगी। दूसरी तरफ कंपटीशन का रेफरी भी यहाँ पर सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि आज की ये बैटल सनमून रॉयल एकेडमी वर्सेस शेक एकेडमी की होगी, जिसमें सबसे पहले इंडिविजुअल एलिमिनेशन मैच होगा। इसलिए दोनों ही टीम्स अपने एक वॉरियर को अरीना की तरफ भेज दे, जहाँ पर हम देखते हैं कि शेक एकेडमी की तरफ से तो वांग काइनीर अरीना की तरफ बढ़ने लगी, जबकि दूसरी तरफ सनमून रॉयल एकेडमी को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हीं का एक डिसाइपल कैंग जियान यहाँ अरीना में पहुँच गया था। दोनों ही एकेडमीज के वॉरियर के अरीना पर आने के बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ चीफ रेफरी ने भी फौरन से इस फर्स्ट मैच की शुरुआत कर दी थी, जो सुनकर तो कैंगजी सबसे पहला खुद को तैयार करते हुए फौरन से उसने अपने 3 स्केलेटन वॉरियर्स को तेजी के साथ मिस वांग काइनीर पर हमला करने के लिए आगे की तरफ भेज दिया। जो स्केलेटन वॉरियर ज्यादा मजबूत तो नहीं दिखाई दे रहे थे, इसलिए मिस वांग काइनीर काफी आसानी के साथ उनके हमलों से खुद को बचाते हुए यहाँ पर एक ही पंच का इस्तेमाल करते उन्हें चकनाचूर कर देती है। जिसके बाद मिस वांग काइनीर ने खुद भी तेजी के साथ यहाँ कैंगजी की तरफ बढ़ते हुए उस पर पंचेस की बरसात करना शुरू कर दी। कैंगजी को यहाँ पर कुछ पंचेस तो हिट कर गए थे, लेकिन बाकी को डॉज करते हुए कहता है कि नहीं इतनी भी जल्दी ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसके स्केलेटन वॉरियर दोबारा से रिजनरेट कर सकते थे, जो कि खुद को ठीक करते हुए तेजी के साथ वांग काइनीर पर पीछे से आकर हमला करने शुरू कर देते हैं। इन्हीं हमलों की वजह से मिस वांग काइनीर को फर्नेस से खुद को संभालते हुए वहीं पर अरीना में रुकना पड़ा, जबकि दूसरी तरफ कैंगजी ने पहले ही सेकंड प्लान तैयार करके रखा हुआ था। उसके हाथ में कुछ और स्मोक बॉम्ब्स थे, जिन्हें वो तेजी के साथ वांग काइनीर की तरफ थ्रो करते हुए ब्लास्ट कर देता है, जिसके अंदर से ब्लू कलर का स्मोक चारों तरफ अरीना में फैल गया। इसी ब्लू और स्मोक का इस्तेमाल करते हुए कैंगजी अपने नेक्स्ट फाइटिंग पैटर्न को तैयार करना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो खुद के स्केलेटन्स को लेकर तेजी के साथ उस स्मोक के अंदर गायब हो गया। जो करते ही कैंगजी फौरन से यहाँ पर अपने सीक्रेट स्केलेटन रैम टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से स्मोक के अंदर अब कई सारे स्केलेटन वॉरियर्स आ चुके थे, जो कि लगातार मिस वांग काइनीर को बिना संभलने का मौका दिए भी उस पर हमला करते जा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कैंगजी भी उस पर अपने सोल गाइडेंस कैनन का इस्तेमाल करते हुए अटैक्स कर रहा था। इन सब चीजों की वजह से तो मिस वांग काइनीर की सटक चुकी थी और वो फौरन से अपने गोल्डन स्पीयर को यहाँ बाहर निकाल लेती है। जिस गोल्डन स्पीयर का प्रेशर ही काफी ज्यादा खतरनाक था, वो बाहर निकलती वहाँ पर मौजूद सारे के सारा और स्मोक और उस स्केलेटन्स को डिस्ट्रॉय करके हटा देता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कैंगजी जो के पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, मिस वांग काइनीर उसे भी नहीं बचती, बल्कि उसने फौरन से अपनी चेन्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ कैंगजी को जकड़ लिया। जिसके बाद वो अपने मार्शल सोल गोल्डन ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ कैंगजी पर फाइनल अटैक चल देती है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि कैंगजी अब इसके बाद अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पाता, जबकि उसका एक हाथ भी टूट चुका था। इसी वजह से चीफ रेफरी ने यहाँ पर इस फर्स्ट राउंड का विनर मिस वांग काइनीर को डिक्लेयर कर दिया। जो सब देखकर सनमून रॉयल एकेडमी की मिस विंग याद करती है कि कल रात उसने टीचर मास से इसी बारे में बात करी थी कि वांग काइनीर शेक एकेडमी की सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर है, जिससे 1 वर्सेस 1 फाइट के दौरान हमारे टीम में से कई सारे वॉरियर तो हरा ही नहीं पाएंगे। टीचर माँ भी मिस विंग की ये बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, और इसी वजह से मुझे लगता है कि शेक एकेडमी वांग काइनीर का ही
इस्तेमाल करेगी। वो लोग यही सोच रहे होगी कि वांग काइनिर को अकेले ही यहाँ पर सन मून रॉयल एकेडमी के 7 मेंबर्स को हराना होगा और हम इसी के बारे में प्लान करेंगे। तभी अचानक सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सन मून रॉयल एकेडमी को रिप्रेजेंट करने वाला सेकंड वॉरियर भी यहाँ अरीना में पहुँच गया, जिसका नाम ज़ियाओबू था। हम देखते हैं कि ज़ियाओबू ने यहाँ पर अरीना में आते साथ ही फाइट के शुरू में फौरन से अपने बूस्टर्स एक्टिवेट कर लिए, जो सोल गार्ड स्टोन उसकी रफ्तार को और ज्यादा तेज कर देते हैं। इसी वजह से वो तेजी के साथ आगे के थ्रू बढ़ते हुए यहाँ मिस वांग काइनिर पर हमले कर रहा था, जबकि साथ ही साथ वो वांग काइनिर के स्पीयर को भी काफी आसानी के साथ डॉज कर लेता है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि वांग काइनिर इस स्लो रफ्तार के साथ कभी भी उसे कैच नहीं कर पाएगी, लेकिन दूसरी तरफ वांग काइनिर भी काफी ज्यादा समझदार है। उसने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि ज़ियाओबू इस स्पीड के साथ कहाँ पर लैंड करेगा, इसलिए वो बजाय कि अपने गोल्डन स्पीयर का इस्तेमाल करते उस पर हमला करती, बल्कि वो पहले ही उस लैंडिंग पोजीशन पर अटैक करने के लिए पहुंच गई थी। इस सरप्राइज के लिए तो ज़ियाओबू भी पूरी तरीके से तैयार नहीं था, इसलिए वो फौरन लास्ट मोमेंट पर अपनी इनविंसिबल शील्ड एक्टिवेट कर लेता है। जो पहली इनविंसिबल शील्ड तो इस अटैक की वजह से टूट चुकी थी, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ ज़ियाओबू ने कई सारे इनविंसिबल शील्ड अपने साथ लाए हुए हैं। मिस वांग काइनिर बारी बारी करके उनमें से हर एक इनविंसिबल शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ केटाओ यहाँ पर कहता है कि मैं समझ गया इस सन मून रॉयल एकेडमी क्या करना चाहती है। असल में ये एक इनविंसिबल शील्ड काफी ज्यादा कीमती है, लेकिन ये ज़ियाओबू लड़का इतने सारे इनविंसिबल शील्ड लेकर यहाँ पर आ गया है, जो कि इन लोगों के प्लान को रिप्रेजेंट करती है। मुझे लगता है कि इन लोगों का यही प्लान होगा कि ये लोग वांग काइनिर को थका देना चाहते हैं, और चूंकि उसके पास सोल एनर्जी बचेगी ही नहीं, तो उसके बाद बाकी के शेक एकेडमी मेंबर्स को हराना इन लोगों के लिए ज्यादा डिफिकल्ट रही। और यहाँ अरीना में भी बिल्कुल ऐसे ही चल रहा था। ज़ियाओबू लगातार एक के बाद एक इनविंसिबल शील्ड एक्टिवेट कर जा रहा है। मिस वांग काइनिर ने ऑलरेडी कई सारे इनविंसिबल शील्ड्स को अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए ब्रेक तो कर दिया था, लेकिन इसी वजह से उसकी कई सारी सोल पावर भी जाया हो चुकी थी। इससे पहले कि उसकी सोल पावर पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो पाती, वो फाइनल अटैक करते हुए यहाँ लास्ट इनविंसिबल शील्ड को भी ब्रेक कर देती है, जिस वजह से तो ज़ियाओबू उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। यहाँ पर वांग काइनिर इससे पहले कि अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते उसकी गर्दन पर हमला कर पाती, तभी अचानक ज़ियाओबू ने खुद ही हार मान ली, जो देखकर वहाँ पर मुझे सारे के सारी ऑडियंस फौरन से वांग काइनिर को चीयर अप करना शुरू कर देती है। इवन के टंग सेट के सारे मेंबर्स भी इस जीत से काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन डाई हुआबिन को ज्यादा खुशी नहीं हो रही, क्योंकि वो यहाँ पर सब लोगों के सामने सिर्फ खुद को प्रूफ करना चाहता था। उसे अपने बड़े भाई को भी तो यही कहा था कि एक बार मैं तुम्हारी एज तक आ जाऊँ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुमसे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हूँगा। इन्हीं सारी बातों को सोचते हुए डाई हुआबिन फौरन से खड़ा होकर यहाँ मिस ज़ियावी के पास आ जाता है, जहाँ वो मिस ज़ियावी से कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी मौका दे, मैं भी वांग काइनिर की तरह खुद को प्रूफ करना चाहता हूँ। जिस पर मिस ज़ियावी उसे जवाब देते हुए कहती है कि हम लोगों ने जो भी प्लानिंग की थी, क्या तुम वो भूल गए? रात की बात को याद करो, यहाँ पर टीम की ग्लोरी ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एक अकेले इंसान से। मिस ज़ियावी की ये बातें सुनकर डाई हुआबिन को भी शांत होना पड़ा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सन मून रॉयल एकेडमी का तीसरा वॉरियर भी यहाँ अरीना में पहुँच जाता है, जिससे मिस वांग काइनिर के साथ फाइट करना शुरू कर दी थी। और साथ ही साथ हमें टीचर माँ का कल रात का प्लान भी दिखाया गया, जहाँ टीचर माँ अपने डिसाइपल्स को यही बता रहे थे कि ये बात सच है कि वांग काइनिर काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसके अलावा यहाँ शेके करने में कोई भी उतना ज्यादा पावरफुल नहीं। इसलिए हमारे शुरू के वॉरियर्स की यही जिम्मेदारी होगी कि वो लोग वांग काइनिर को जितना ज्यादा थका सके उतना उन्हें थकाना होगा, क्योंकि एक बार अगर मिस वांग काइनिर हार गई तो उसके बाद हम लोगों को शेके एकेडमी के सिर्फ 3 ही वॉरियर्स को हराना है। बेशक बाकी के सारे फाइट्स हम हार भी जाए तो इसकी वजह से 7 वर्सेस 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। फिर सारा के सारा मैच हर टीम बैटल पर डिसाइड होगा। टीम बैटल के थ्रू टोटल 5 पॉइंट्स होते हैं, और चूँकि हम लोग पहले ही वांग काइनिर को जख्मी करके और थका कर हरा चुके होंगे, तो इसलिए टीम बैटल में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, जिस वजह से होंगचिन और मिस मैंग दोनों मिलकर आसानी के साथ शेक एकेडमी को टीम बैटल में हरा देंगे, जिसकी वजह से सन मून रॉयल एकेडमी को टोटल 8 पॉइंट्स मिलेंगे। और 7 वर्सेस 8 पॉइंट होने की वजह से सन मून रॉयल एकेडमी इस पूरी की पूरी बैटल को जीत जाएगा। यहाँ पर इन लोगों ने ये प्लानिंग तो काफी जरा अच्छी करी थी, लेकिन दूसरी तरफ मिस वांग काइनिर ने जैसे ही तीसरे डिसाइपल को हराया, वो फौरन सब लोगों के सामने कहती है कि हमारी शेक एकेडमी आगे के लिए हार मानती है। ये देखकर तो टीचर माँ और बाकी के सब लोग काफी जरा हैरान हो गए, क्योंकि इसी वजह से सन मून रॉयल एकेडमी को 7 पॉइंट्स मिल चुके थे। और टीचर माँ की सारी प्लानिंग ही डरी की डरी रहेगी, क्योंकि दूसरी तरफ मिस ज़ियावी भी टीचर माँ को अच्छे से जानती थी कि वो लोग जरूर वांग काइनिर को थकाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मिस ज़ियावी ने भी वांग काइनिर से बिल्कुल सेम कहा था कि जैसे ही तुम 3 बैटल्स को जीत जाओ फौरन हार मान लेना, ताकि तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बची हुई हो और तुम 3 बैटल्स में अच्छे से परफॉर्म कर सको। जबकि इसके अलावा शेक एकेडमी के 3 बैटल जीतने के चांसेस भी ज्यादा हाई है, क्योंकि 3 बैटल में 2 मास्टर सोल फ्यूजन स्किल वाली टीम्स थी। इसलिए अगर इसके बाद शेक एकेडमी टीम बैटल को जीत जाएंगी तो उन लोगों के टोटल पॉइंट्स 8 वर्सेस 7 हो जाएंगे और वो लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ टीचर माँ इन सब के बावजूद यहाँ पर अपने साथियों
से कहते हैं कि बेशक हम लोग वांग काइनर को उतना तो नहीं तका पाए, लेकिन स्टिल वो काफी जरा कमजोर हो चुकी है, इसलिए हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग ही टीम बैटल जीतेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीफ रेफरी ने भी यहाँ पर इन दोनों ही टीम्स को टीम बैटल करने के लिए तैयार होने का बोल दिया था, जो सुनकर मिस वांग काइनर फौरन से वापस अपने टीममेट्स के पास आ जाती है। यहाँ पर वो अपने सोल पावर को रिकवर करने की कोशिश कर रही थी, साथ ही साथ वो अपने टीम मेंबर्स के साथ मिलकर आगे की प्लानिंग भी करती है। दूसरी तरफ सनमून रॉयल एकेडमी का होंगचिन भी अपने टीम मेंबर्स को समझाने की यही कोशिश कर रहा था कि ऑलरेडी हम लोगों का एक मेंबर कैंगजिंग उसका हाथ टूट चुका, जो कि हमारे साथ फाइट नहीं कर सकता, यानी कि ये टीम बैटल 6 वर्सेस 7 की होगी, इसलिए तुम में से कोई भी आगे से वे बैक नहीं करेगा और अपनी पूरी जान लगा देना, क्योंकि किसी भी हाल में हम ये बैटल नहीं हार सकते, वरना तुम लोग इसका अंजाम जानते ही हो। असल में क्राउन प्रिंस ने यहाँ पर इन लोगों को कल रात धमकी दी थी कि अगर तुम लोग इस फाइट को हार गए तो उसके बाद तुम में से मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिस पर होंगचिन ने क्राउन प्रिंस से ये कहा था कि आप बिल्कुल फिक्र मत करें, जीत तो सिर्फ हमारी ही होगी। इशिमा भी अपने डिसाइपल से यही कह रहे थे कि आज बेशक तुम लोगों की जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन तुम लोग हार नहीं सकते, वरना तुम लोग इसका अंजाम जानते ही हो। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही टीम मेंबर्स यहाँ धीरे धीरे करके अरेना की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ होंगचिन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए अपने टीम मेंबर से कहता है कि ये बैटल हमारे लिए लाइफ एंड डेथ बैटल होगी। दूसरी तरफ शेख एकेडमी भी इस मैच को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थी। इसके बाद हम देखते हैं कि चीफ रेफरी ने यहाँ पर इन दोनों ही टीम्स के दरमियान ये आखिरी फाइट शुरू करवा दी, जिसके साथ ही हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।